अब हम अरब भूगोलवेत्ताओं में जिस विद्वान पर चर्चा करने वाले हैं उसमें प्रमुख विद्वान है इब्न खालदून। इब्न खालदून के बारे में समाजशास्त्री ये कहते हैं कि ये समाजशास्त्र के पिता हैं। इवन बहुत सारे विद्वान जो हैं, जो अर्थशास्त्र से अपना नाता रखते हैं, वो ये कहते हैं कि इब्न खालदून जो हैं वो एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, और फ्यू ऑफ देम कंसिडर इब्न खालदून एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कुल मिला के ये जो बातें हैं ये इसकी जो वर्सटाइल पर्सनालिटी है उसको बताती हैं। इब्न खालदून भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देने वाला अंतिम भूगोलविद था। यहाँ से अरेबियन ट्रेडिशन लगभग रुक जाता है। ठीक है, यहाँ फिर अवसान आता है, खलीफा कमज़ोर हो जाते हैं, संसाधनों की कमी आती है ना, और बाद में इन सब के लिए प्रोत्साहन शायद नहीं मिल पाता। उसका जन्म तो अफ्रीका के भूमध्य सागर के तट पर हुआ था, और ज़्यादातर समय उसने बिताया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, स्पेन आदि क्षेत्रों और मिस्र के क्षेत्रों में। ये बातें, ये सिंपल फैक्ट है, लेकिन कई बार ये बातें हमें आगे जो इनके कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो इस बात पे तय करते हैं कि इनका शुरुआती जो उनका एक्सपोजर है वो किन क्षेत्रों से रहा और कैसा रहा। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था मुकद्दिमा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, है ना, इतिहास का परिचय। ये बहुत फेमस हुई थी ये किताब, और उसमें उन्होंने मानव समाज के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की थी। ठीक है, जो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके विभिन्न पक्षों की जब उन्होंने वर्णित किया उसको, तो शायद इसी के दौरान जब उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के समाजों का अध्ययन किया, तो कहीं न कहीं उनकी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जो उनकी अप्रोच है, शायद वो स्ट्रांग हुई, क्योंकि आगे के लेखों में बहुत मजबूती से इन्होंने उसके पक्ष में तर्क दिए हैं और तथ्य भी दिए हैं। इसीलिए इस विद्वान को हम अरब जगत का स्थापित पर्यावरणीय निश्चयवादी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट कहते हैं। इनकी ये जो किताब थी मुकद्दिमा, इसके 6 वॉल्यूम थे, और इस वॉल्यूम में जो पहला वॉल्यूम था वो था सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान, सिविलाइजेशन, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखिए कि जब ये मानव समुदायों का अध्ययन कर रहा है तो इसकी परिदृष्टि मानव विज्ञान और भूगोल दोनों पर है। ठीक है, दोनों उपागमों को लेकर चल रही है। इसने घुमक्कड़ संस्कृति और स्थायी संस्कृति जो है उनके बीच में जो टकराव है उसको भी बताने की कोशिश की थी, क्योंकि एक तो एक नोमैडिक कल्चर है और एक सेडेंट्री कल्चर है। सेडेंट्री वो जो एक स्थान पर रहकर और कृषि करते हैं वहीं स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जो सेडेंट्री जो ग्रुप्स थे वो बेसिकली वो थे जो एक स्थान पर रहकर वहीं कृषि आदि की क्रियाएं करके, पशुपालन करके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसी स्थान के साथ, जड़त्व के साथ पूरा करते थे। लैंड इनर्शिया देखने को मिलता है इस तरह के ग्रुप्स में। तो उनकी अलग कल्चर और एक जो घुमक्कड़ समूह उनकी कल्चर। तो इसने कहा कि इनके बीच में जो निरंतर संघर्ष, ठीक है, और उसके सामाजिक और ऐतिहासिक कारण और परिणाम क्या है, क्या हो सकते हैं, उनको बारीकियों से
इसने बताने की कोशिश की। बेसिकली उसने ये जो दो अलग अलग प्रकार के मानव समूह हैं, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको उजागर किया और उनकी सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस दिए उनके। शायद यही कारण है कि सोशियोलॉजिस्ट इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में देखते हैं। राजवंश और राज्य के बारे में एक वॉल्यूम लिखा, डायनेस्टीज एंड किंगडम्स। एक वॉल्यूम लिखा, लाइफ इन विलेजेस एंड सिटीज, गांव और नगरों में जीवन। ठीक है। और ये जो काम था ना, है ना, ये बहुत उत्तम कोटि का था कई दृष्टियों से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक तरह से एक संकल्पना दी थी कि नगरों का विकास कैसे होगा। ठीक है, उसकी संकल्पना इन्होंने देने की कोशिश की थी। बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वर्णन प्रस्तुत किया। ठीक है। और अगला जो वॉल्यूम था वो था व्यवसाय और जीवन यापन के साधन। तो इसमें जो समाज है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है और उसका इकोनॉमिक डायमेंशन है, उसका विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, कि भाई लोग किस किस तरह के कामों में लीन रहते हैं, कैसे वो अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, उन सब पक्षों को बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की। और अंत में उन्होंने क्या किया, एक वॉल्यूम डेडिकेट किया क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस, विज्ञान के वर्गीकरण। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो मुकद्दिमा है वो मानव के भौतिक पर्यावरण और उसके जीवन शैली जो है उस पर पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या से आरंभ होती है पुस्तक। ठीक है। तो पूरी पुस्तक या पूरा जो लेखन है खाल्दून का, उसमें हमें एक ट्रेडिशन दिखाई देता है कि हाउ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द लाइफस्टाइल्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। किस तरह है वातावरण जो मानव समूह है उनकी जीवन शैलियों को प्रभावित करते हैं। और उसने सामाजिक अवस्था के विभिन्न चरणों तक, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बातें हैं जिनके कारण समाज शास्त्र के जो लोग हैं वो उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी की संज्ञा देते हैं। और वो कारण क्या है, सामाजिक अवस्था के विभिन्न चरणों, किस तरह से समाज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। ठीक है, जिसमें मरुस्थल के घुमक्कड़ लोगों को सबसे अधिक आदिम और शूद्र माना। और उनकी व्याख्या उसने कहा कि ये जो नॉमेडिक कल्चर की बात की थी, उसने कहा कि ये सबसे प्रिमिटिव है, ये सबसे निचला पायदान है जो स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की, सोसाइटी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में ये सबसे निचला पायदान। नॉमेडिक कल्चर वाले जो लोग हैं वो सबसे निचले पायदान पे हैं। ठीक है। उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि स्थायी नगरवासी विलास की वस्तुओं पर निर्भर हो जाने से वे नैतिक दृष्टि से मृदु, है ना, या यूं कहें सही शब्द होगा कमजोर होते हैं। ठीक है, because the people who are in urban areas they are more inclined towards comfort. ठीक है, and they are more materialistic, है ना। तो basically they are not carrying moral values as the rural folk carries, है ना। जिस तरह से जो ग्रामीण लोग जिस तरह से नैतिक मूल्यों को लेकर चलते हैं, ठीक है, वो उतनी मजबूत स्थिति हमें नगरों में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विलास और जो भौतिकवादी जीवन है उसको जीना शुरू कर देते हैं। उसने प्रशासन के विभिन्न रूपों की भी व्याख्या की थी, क्योंकि उसने एक पूरी पुस्तक डेडिकेट की है जिसमें आपने देखा होगा, देखिए ये देखिए, डायनेस्टीज एंड किंगडम्स, राजवंश और राज्य। तो उसने क्या किया, बहुत सारे जो प्रशासन के रूप हैं उनको भी बताने की कोशिश की और बताया कि किस तरह से राज्य जो है वो इमर्ज होते हैं, विकसित होते हैं, समाप्त होते हैं,
राजवंशों के क्रमिक उत्थान की अवस्थाओं और उनके पश्चात भ्रष्टाचार के कारण उनके पतन की व्याख्या भी की थी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डायमेंशन था। उसने ये भी विश्वास व्यक्त किया था कि दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध अधिक ज्यादा बसा हुआ है ना। नदर्न हेमिस्फीयर में पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बसी हुई है, और उसने कहा कि लगभग लगभग 64 डिग्री उत्तर तक हमें मानव बसाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद या तो वो एकदम कम है या नहीं है। ठीक है, और उसने कहा कि जो जो इक्वेटर बेल्ट है, जो विषुवत रेखीय मेखला इक्वेटर बेल्ट है ना, वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। जबकि जो टेम्परेट बेल्ट है, समशीतोष्ण कटिबंध है, वहाँ पर ताप और शीत की समानता के कारण हमें ये देखते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिला के इसने क्या किया, ह्यूमन सेटलमेंट्स को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि कौन सी परिस्थितियों में परिस्थितियां जो है ना, फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ज़्यादा मोटिवेटिंग है, ज़्यादा प्रोत्साहन करने वाली हैं, और कौन सी है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को हम यूँ कहें कि वो एक तरह से हतोत्साहित करती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं कि यहीं पे नहीं रुकते खाल्दून। ठीक है, खाल्दून आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स की, और ये इब्न खाल्दून का बहुत आला दर्जे का काम था, क्योंकि वो एक नई शुरुआत थी जिसकी पहले किसी ने बात नहीं की थी, और वो है बस्तियों का विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स। और यहाँ पर उन्होंने इमरजेंस ऑफ सिटीज की बात भी की थी, है ना, किस तरह से नगर जो है वो विकसित होते हैं। और उसने कहा था कि किसी भी नगर के विकसित होने के लिए भ्रूण के रूप में बस्ती का विकास होना जरूरी है, ये उनका मानना था। तो उसने कहा कि जो लोग बस्तियों में निवास करते हैं वे भूमि की उर्वरा शक्ति और समुद्र से आकर्षित होकर बसते हैं, जिससे कि वे अपने आप को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लोग क्या करते थे, समुद्र को के जो किनारे हैं उनको चुनते थे, ताकि हमें उनको एक नेचुरल बैरियर मिल जाए कि भाई उधर से तो आकर कोई आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, और साथ साथ में जो लैंड फर्टिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि भरण पोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो एग्रीकल्चर थी। समाज के साथ जनसंख्या में वृद्धि, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए वो बता रहा है कंसेप्शन ऑफ सिटीज, कैसे सिटी जो है वो इमर्ज होते हैं, है ना। देखिए समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका वो जो सेटलमेंट है उसका एक्सपांशन होगा, सेटलमेंट जो है उसका एक्सपांशन होगा, और धीरे धीरे वो क्या है, वो एक नगर में तब्दील हो जाएगा। सेटलमेंट जो पहले केवल एक बस्ती था वो एक नगर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि सिटीज जो है वो इमर्ज होते हैं, और वो कहता है कि इसके लिए पहले बस्ती का होना जरूरी है। ठीक है, वही आगे जाकर समय के साथ नगर में परिवर्तित होगी। ठीक है, और उसने कहा कि जब कोई नगर का रूप ले लेती है तो उसमें सामाजिक और आर्थिक संरचना, श्रम के विभाजन, है ना, कमी और अधिकता, और आपूर्ति और मांग के रूप दिखाई देते हैं। तो एक सिटी की पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो वहां पर
दिखने लगती हैं। अब जिसमें पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात है कि cities have a different kind of sociological structure. गाँव की सामाजिक संरचना अलग तरह की होती है, शहरों की सामाजिक संरचना अलग तरह की होती है। वो ये कह रहा है कि जब कोई बस्ती शहर में बदलती है, सिटी के रूप में बदलती है, तो वहाँ का जो एक सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी हमें एक अलग रूप में दिखाई देता है। डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि शहरों की हमेशा ये खास बात रही है कि शहरों में जो लोग रहते हैं वो अनेकों कामों में लगे रहते हैं। इवन आप यदि एंशियंट और मिडिवल सिटीज देखो तो उनके अंदर भी हम देखते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो सारे के सारे लोग ही ज़्यादातर कृषि कार्यों में, है ना, हंटिंग गैदरिंग में, इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो शहर हैं, जो प्रशासन के केंद्र भी होते हैं, तो वहाँ कुछ लोग प्रशासनिक गतिविधियों में काम करते हैं, कुछ सुरक्षा गतिविधियों में काम करते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की चीज़ें बनाने में, जिनको अपन सेवा जातियाँ कहते हैं, वो उसके अंदर लीन होते हैं। तो एक 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 श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो जब कोई बस्ती नगर में तब्दील होती है तो हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार श्रम जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और अवेलेबिलिटी कम होती है। कभी कभी क्या होती है कि डिमांड कम होती है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मांग और आपूर्ति की स्थितियाँ भी स्थान लेती हैं। तो ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से बस्तियाँ जो हैं वो नगरों में तब्दील होती है। तो नगरों की सामाजिक आर्थिक संरचना जो है वो स्वरूपित होती है, नए तरीके से स्वरूपित होती है, और इस तरह से नगरों का एक तरह से समझिए विकास होता है। इब्न खालदून ने अपनी पुस्तक मुकद्दिमे में विभिन्न प्रकार के व्यापार, शिल्प और विज्ञान की व्याख्या भी की थी, है ना। उन्होंने बताया था कि भाई जहाँ पर विशिष्ट प्रकार के संसाधन ज़्यादा होते हैं तो वो वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं जहाँ मांग होती है, और जिन चीज़ों की कमी होती है उनको वहाँ से मंगवाया जाता है। तो ये जो एक्सचेंज जगह लेता है, ठीक है, वही ट्रेड रिलेशंस को जन्म देता है। उसने बलपूर्वक कहा था कि जो लोग विषुवत रेखा के निकट निवास करते हैं वह काले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर खालदून का जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है वो सामने आएगा। देखिए वो कह रहे हैं कि जो लोग विषुवत रेखा के निकट रहते हैं वो काले होते हैं, मतलब त्वचा का रंग डिसाइड करता है एनवायरमेंट, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि भौतिक पर्यावरण मनुष्यों के गुण और अभिरुचि को प्रभावित करता है। आदमी जैसा है, मतलब उसकी क्वालिटीज, उसकी उसकी उसके इंटरेस्ट, वो सब के सब फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार इब्न खालदून को पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है, जिसने वैज्ञानिक आधार पर मानव और पर्यावरण के सहसंबंध को स्थापित किया, और उनका जो उपागम था वो पर्यावरणीय निश्चयवाद था। और उन्होंने अपने लेखनी में अनेकों स्थानों पर उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि किस प्रकार भौतिक वातावरण जो है वो मनुष्य की क्रियाशीलता, उसकी अभिरुचि, उसकी जीवन शैली, उन सब को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब हम एक दो स्लाइड्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग, वो देखते हैं इब्न खालदून के ऊपर। देखिए ये तुनिशिया में इसका जन्म हुआ था, और इब्न खालदून इज अ शेख ऑफ ऑल सोशल साइंटिस्ट। शेख मतलब सबसे ऊपर, वो सामाजिक विज्ञानियों में सबसे ऊपर था, इसीलिए तो उसको समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ही वॉज अ फिलोसफर ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का दर्शन जानता था, एंड वॉज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट, और ये कहते हैं कि वो पहला सामाजिक विज्ञानी यदि कहें तो गलत नहीं होगा। He was the first major Islamic thinker who emphasized empirical thought over normative theory, ठीक है। तो ये एक पहला जो इस्लामिक थिंकर था जिसने एम्पिरिकल थॉट जो है
उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया था। इब्न खालदून मेड 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू सोशल साइंसेज। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, emphasized the importance of empirical facts. नंबर 1, उसने सबसे ज़्यादा महत्व दिया अनुभविक तथ्यों पर। ठीक है, कि आप कोई भी बात यदि को रखते हैं तो उसके पीछे आपके पास में अनुभविक तथ्य होने चाहिए। डेवलप्ड ए थियरी ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत दिया। वो बदलाव का सिद्धांत जो है उसी के तहत वो गांवों को नगरों के रूप में तब्दील होने की बात करता है। उसी के तहत वो राजवंशों की उत्पत्ति, समय के साथ वहां पर करप्शन की बढ़ोतरी और फिर उनके नाश की बात करता है। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई ट्राइबल सॉलिडारिटी एज द ड्राइवर ऑफ चेंज। और उसने ये भी कहा कि जो ट्राइबल सॉलिडारिटी है, जो जो जनजातीय वर्ग है, उनके अंदर जो एक सॉलिडारिटी देखने को मिलती है, दैट इज अ ड्राइवर ऑफ चेंज। वो बदलाव के लिए एक मुख्य ड्राइवर के रूप में है। इब्न खालदून के बारे में ये कहते हैं कि ये विश्व का पहला सोशोलॉजिस्ट था, फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट मानते हैं। रोट अबाउट मैनी थियरीज, बहुत सारी थियरीज लिखी, जैसे थियरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, नोमैडिक कल्चर और सेडेंट्री कल्चर, जो घुमक्कड़ जनजातीय सांस्कृतिक ग्रुप है और जो स्थायी सांस्कृतिक ग्रुप है, उनके बीच में जो आपसी टकराव है, ठीक है, उसके सिद्धांत को दिया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर उन्होंने काफ़ी लिखा। performed a study on a tribe's social cohesion and capacity for power। और उन्होंने बताया किस तरह से जो जनजातीय समूह है उनके अंदर एक सामाजिक एकता देखने को मिलती है ना, सामाजिक सह अस्तित्व देखने को मिलता है। ठीक है, और किस तरह से ये उनकी जो उनकी क्षमता या उनकी पावर जो है वो बनाता है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं मिलती है वो यही मिलती है कि भाई बहुत सारी गवर्नमेंट्स में ये ऑफिशियल के रूप में इसने काम किया, काम छोड़ता गया, नए नए काम पकड़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे राजनीतिक सत्ताएं बदलती थी ये अपने काम बदलता रहता था। खूब सारे प्लेसेस की इसने यात्राएं भी की थी। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो अरब कंट्रीब्यूटर्स हैं